Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today we are going to discuss two in very important topic, and in this topic we are going to cover the last unit, that is the Payment of Wages Act 1936. तो हम लास्ट यूनिट करने जा रहे हैं. द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936. ये हम करने जा रहे हैं. इसमें बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू इम्पोर्टेंट टॉपिक. द फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव of the Payment of Wages Act 1936, as well as we are going to discuss about the applicability of the act. इस एक्ट का एप्लीकेबल कब होता है ये एक्ट, और ये एक्ट बेसिकली क्या है, इस इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ यूनिट 7. तो बिफोर स्टार्टिंग द पेमेंट एक्ट 1936 के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले आई एम गोइंग टू share very news that I have seen in the newspaper, and through this news you can get more idea what exactly the Payment of Wages Act 1936. 1936 जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इसके बारे में आप इस न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल से देख सकते हैं. दिस न्यूज़ आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर से मैंने लिया है. एंड क्या न्यूज़ है? न्यूज़ इज बेसिकली रिगार्डिंग द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. Here you can see the heading is that the salary for 3 month employees held protects before Statue of Unity. No salary for 3 month. तो and is basically this news was basically ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वर्कर के लिए न्यूज़ है. और ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है. एज यू नो दैट द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट has made the Statue of Unity in Gujarat faces a crisis, and here the news is that the worker in this project have started to strike for not getting the salary. इस प्रोजेक्ट में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बेसिकली किसकी है? ये बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये बनाई हुई है. यूनिटी को डिपिक्ट करती है ये स्टैच्यू. ये सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और ये गुजरात में बेसिकली वर्कर ने बनाई है. एंड वर्कर को यहाँ पर फॉर दैट इस पर्टिकुलर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनाने के लिए उन्हें पेमेंट नहीं दिया गया. So that's why the worker in this who was involved in this project have started to strike for not getting the salary. And the employees accuse that, means the worker accused that they are not getting the salary for the last 3 months. The worker has complained that they have not get the salary for the last 3 months for making this statue. इस स्टैच्यू को बनाने के लिए उनको सैलरी नहीं दी गई लास्ट 3 मंथ से. एंड मोर देन द 100 वर्कर एम्प्लॉयड एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैव रिपोर्टली गॉन टू ऑन स्ट्राइक. तो उनको पेमेंट नहीं मिला, इस वजह से दे हैव रिसोर्टेड स्ट्राइक इन ऑर्डर टू गेट द लास्ट 3 मंथ सैलरी के लिए. तो यहाँ पर अगर किसी वर्कर को इफ समवन नॉट गेट द पेमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क इफ ही हैज़ परफॉर्म, और एंड तो अगर किसी इंसान को उसको उसका पेमेंट नहीं दिया जा रहा है जिस वर्क को उसने कर चुका है, एंड वो उसके पास क्या रास्ता होता है, वर्कर क्या कर सकता है अगर उसको सैलरी ना मिले? उसको जो पेमेंट देना चाहिए, उसको जो वर्क उसने किया है उसके परफॉर्मेंस के बेस पे, उसके काम के बेस पे जो उसने वर्क डन किया है उसकी उसको रिन्यूमरेशन ना मिले, उसको सैलरी ना मिले, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो बेसिकली ये जो एक्ट है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इज बेसिकली इज हेल्पिंग दीज काइंड ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट गेटिंग द पेमेंट. तो बेसिकली जो एम्प्लॉइज को पेमेंट नहीं मिल रहा उससे रिलेटेड ये एक्ट है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936 इज टू एंश्योर द एडिक्वेट, मीन्स द प्रॉपर एंड द रेगुलर पेमेंट टू द वर्कर ऑफ द इंडस्ट्रीज. जो भी इंडस्ट्री में वर्कर है उनको एडिक्वेट और रेगुलर पेमेंट मिले, इस वजह से ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया है 1936. एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल द सेम ऑब्जेक्टिव द फर्दर ऑब्जेक्टिव आर मेड, लाइक रेगुलेटिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस. जो पेमेंट ऑफ वेजेस उसको रेगुलेट करना, कंटिन्यूसली वर्कर को सैलरी मिली विदाउट एनी इंटरप्शन
बिना कोई रुके उन्हें रेगुलर सैलरी मिले, व्हाट ही हैज़ डन और वट एवर द वर्क ही हैज़ परफॉर्म, जो भी काम उन्होंने किया है उसके बदले पे उन्हें कोई ना कोई पेमेंट, रेगुलर बेस पे पेमेंट मिलना चाहिए. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ द माल प्रैक्टिस इन द रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड, टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द वेजेस. जो भी इलीगल वे से टाइमिंग में या मोड ऑफ पेमेंट में जो भी इलीगल वे में वर्कर को नहीं मिल पाता, मीन्स वर्कर को टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता, उनको जिस मोड ऑफ पे वेजेस देना चाहिए उस मोड में ना मिलते, उनको अलग फॉर्म में पेमेंट किया जाता है इन इन टर्म्स ऑफ, इंस्टेड ऑफ गिविंग द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश, गिविंग दैम पेमेंट इन द अदर फॉर्म. अगर उन्हें और या कोई कभी एम्प्लॉयर उनको जानबूझ के अगर माल प्रैक्टिसेस मीन्स इफ एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी के थ्रू उनको रेगुलर पेमेंट नहीं प्रोवाइड करता है या उनको टाइमली पेमेंट नहीं करता है, इसको एलिमिनेट करना, ऐसे माल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. द अनदर ऑब्जेक्टिव इज इम्पोजिशन, फाइन एंड डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस. तो यहाँ पर बेसिकली कुछ जो भी अगर वेज वर्कर की सैलरी से कुछ डिडक्शन, अगर फाइन या डिडक्शन वर्कर की कुछ मिस्टेक से कोई कमी की वजह से कुछ नुकसान होता है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर हैज़ अ राइट टू डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द वेजेस. तो कुछ इम्पोजिशन बताई है कि व्हाट द अमाउंट और व्हाट द फाइन द एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट फ्रॉम द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज. तो एम्प्लॉइज की सैलरी से कौन कौन सी वेजेस है, जो कौन कौन से ऐसे डिडक्शन और फाइन है वो डिडक्ट कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है. और एज वेल एज ensuring द एडिक्वेट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट अनऑथराइज डिडक्शन. इलीगल तरह के डिडक्शन को रिड्यूस करना वर्कर की वेजेस से, वर्कर की सैलरी से, और वर्कर को सेफगार्ड प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन एंड द कंसिडरेशन. वट एवर द वर्क द वर्कर हैज डन, उनको उनके वर्क के बदले उनको पेमेंट देना. अनऑथराइज डिडक्शन, अनऑथराइज मीन्स इलीगल काइंड ऑफ डिडक्शन, मनमानी, जो एम्प्लॉयर होता है मनमाने तरीके से उन्हें कम पेमेंट देता है, उन्हें रेगुलर पेमेंट नहीं देता, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं देता, अगर वर्कर ने ज़्यादा काम किया उसे कम पेमेंट देता है. तो दीज काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस इज रिड्यूस बाय द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. तो 1936 बेसिकली इंश्योर करेगा कि वर्कर को रेगुलर एडिक्वेट वेजेस मिले विदाउट एनी अनऑथराइज्ड डिडक्शन, और it also give the safeguard or you can say safety to the worker regarding the remuneration and the consideration and regarding the salary. तो वर्कर को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द सैलरी, ताकि वर्कर को उसको उसके बदले वट एवर द वर्क ही हैज़ परफॉर्म, वट एवर द वर्क ही हैज़ डन, उसके बदले उसको पेमेंट मिले. दिस विल बी एंश्योर बाय द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. तो बेसिकली वी कैन से दैट 1936 का जो मेन वर्क होता है, बेसिकली जो ये एक्ट है इसका मेन वर्क यही है कि जो भी वर्कर है उन्हें जो भी पेमेंट है, उनको जो पेमेंट ऑफ वेजेस है, जो वेजेस उन्हें मिल रहे हैं, जो उन्हें वीकली और आवरली जो पेमेंट मिलता है वो उन्हें रेगुलर बेस से मिले विदाउट एनी अनकाइंड ऑफ विदाउट अनऑथराइज डिडक्शन. And this act basically comes into three part. The first part it deal with the regular and the payment of wages by the employer. ये एक्ट बेसिकली तीन पार्ट में है. द फर्स्ट पार्ट में जो बेसिकली जो एक्ट है इज डिस्क्राइब द रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द एम्प्लॉयर. दिस पार्ट वन इज डिस्क्राइब द रेगुलर एंड पेज वेजेस. रेगुलर पेमेंट जो वेजेस होते हैं जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉइज को, इट डिस्क्राइब अंडर द पार्ट वन. In the part 2, the specify the head under which the deduction can be made from wages. पार्ट 2 में वो सब डिडक्शन बताई गई हैं जो डिडक्शन which can be made from the wages. What kind of a deduction can be allowed from the wages. कौन कौन सी डिडक्शन वेजेस से डिडक्ट हो सकती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है पार्ट 2 में. And the part 3 in the act, part 3 may basically provide the machinery for enforcing specific claiming arising out of the delay payment. Basically अगर वर्कर को पेमेंट नहीं मिलता तो उसके रिगार्डिंग कुछ मशीनरीज, कुछ सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ उसके वर्कर के पास कुछ राइट्स होते हैं, वो मशीनरी यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोसीजर रिक्वायर्ड, जो प्रोसेस और मशीनरी यूज होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ मशीनरी कैन बी यूज फॉर
फॉर द डिले पेमेंट और द डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस और अपील। अगर कोई भी डिले पेमेंट होता है या डिडक्शन होता है सैलरी से वर्कर की, तो क्या क्या मशीनरीज है अवेलेबल वर्कर के पास, ताकि वो अपने क्लेम्स को, अपने डिडक्शन को, अपने क्लेम्स को, अपनी सैलरी को राइट अमाउंट में पा सके। तो इसकी मशीनरीज के बारे में, उसके टूल्स के बारे में बताया हुआ है कि वर्कर कौन से टूल्स के थ्रू अपने क्लेम, अपने अमाउंट को वापस पा सकता है। And it also describe the own machinery for the disposal of the claim regarding the contained in section 26। तो बेसिकली कुछ मशीनरीज ये है कि किस तरह से क्लेम कर सकता है वर्कर रिगार्डिंग द डिले पेमेंट और डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। And main important another topic is that objective of the payment of the wages act we have already discussed, and the main objective of the act is regular, ensure the regular and the prompt payment। जल्द से जल्द वर्कर को पेमेंट मिले विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले, लाइक इन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैच्यू में वर्कर को डिले पेमेंट हुआ, लास्ट 3 मंथ का पेमेंट नहीं दिया गया। तो बेसिकली यहाँ पर इंश्योर करना है कि रेगुलर पेमेंट मिले एंड एज वेल एज अ प्रॉम्प्ट, क्विकली पेमेंट मिले। एज जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है, वर्कर जैसे ही अपने काम को कंप्लीट करता है, उसे प्रॉम्प्टली पेमेंट मिले। एंड प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड डिडक्शन एंड आर्बिट्रेरी फ्रॉम द वेजेस। जो भी अनऑथराइज्ड इलीगल तरह के डिडक्शन एम्प्लॉयर करता है फ्रॉम द सैलरी ऑफ द वेज, फ्रॉम द सैलरी ऑफ द वर्कर, और कोई फाइन्स अगर वेजेस में लगाता है और उसकी सैलरी को डिड्यूस करता है, तो इस तरह की अनऑथराइज्ड डिडक्शन को प्रिवेंट करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। The another is objective of this particular act regarding the regulate the rate of payment for the overtime work। यहाँ पर पेमेंट, जो भी वर्कर अगर ओवर टाइम वर्क करता है तो उसके रेट को डिसाइड करना, रेगुलेट करना, ये ऑल्सो बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस to certain classes of the person employed in industry and its importance cannot be underestimated। तो बेसिकली ये पेमेंट ऑफ वेजेस बेसिकली पेमेंट फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए एम्प्लॉयड है। ये हर एक पर्सन के लिए एम्प्लॉयज नहीं है। बेसिकली यहाँ कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है कि कौन कौन से पर्सन इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली ये एक्ट not for the all person or the for all the factory, it is basically limited for the certain criteria। जिस सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर अगर पर्सन आते हैं देन ओनली ही कैन गेट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बेनिफिट्स। द एक्ट गारंटी पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम एंड विदाउट एनी डिडक्शन एक्सेप्ट दोज ऑथराइज्ड अंडर द एक्ट। तो बेसिकली ये एक्ट गारंटी देता है पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम, वर्कर को पेमेंट, उनके काम का उनका पेमेंट टाइम पे मिले, बिना कोई डिडक्शन के, बिना कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शन के, और ऑथराइज्ड तरह के डिडक्शन हो सकते हैं। एंड इट ऑल्सो बीइंग डिस्कस अंडर द एक्ट कि कौन कौन से कुछ डिडक्शन है जो अलाउड है और कुछ डिडक्शन है जो अलाउड नहीं है। तो इनके बारे में बेसिकली इस एक्ट में बताया हुआ है कि कौन कौन सी डिडक्शन और फाइन्स है जो वेजेस से डिडक्ट हो सकते हैं। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। दिस एक्ट में बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर को उसका पेमेंट मिले, उसको फिक्स पेमेंट ऑफ वेजेस मिले, उसका पेमेंट टाइमली एंड मोड ऑफ पेमेंट इट ऑल्सो डिस्क्राइब कि कौन से मोड ऑफ पेमेंट से उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको वेजेस मिलना चाहिए, उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। एंड द परमिशेबल डिडक्शन और बताया गया है। तो दिस काइंड ऑफ और एज वेल एज द मशीनरी to hear and decide the complaint regarding the deduction from the wages and salary and ordin regarding the payment of wages or delay or the penalty for the malicious and vexatious claims। अगर वर्कर को कोई भी कंप्लेन या रिगार्डिंग उनके वेजेस से डिडक्शन से रिलेटेड या डिले पेमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है या कोई भी चीज़ें हैं, वो सब इस एक्ट में मशीनरी एक्ट में डिस्क्राइब की हुई है। एज वेल एज अगर वर्कर इलीगल तरीके से जानबूझ के इंटेंशनली अगर कोई क्लेम करता है रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ द वेजेस की रिगार्डिंग कंप्लेन करता है एम्प्लॉयर से, तो यहाँ पर वर्कर को भी पनिशमेंट होगी अगर वो इलीगल तरीके से जानबूझ के इंटेंशनली एम्प्लॉयर को परेशान करने के लिए वो क्लेम्स करता है। तो यहाँ पर बेसिकली वर्कर को कि बेनिफिट के लिए तो है ही, बट वर्कर कांट टेक अ इलीगल काइंड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो अगर जो उसके लिए लीगली व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट वो ले सकता है, बट अगर वो इलीगली
तरीके से अगर वो क्लेम्स करता है तो उसको यहाँ पर पेनल्टी या पनिशमेंट भी मिलेगी. तो दिस ऑल हैज़ बीन डिस्क्राइब इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. And the applicability of the act, this is the most important question in this act. The payment of wages act 1936 is extended to the whole of India. ये जो एक्ट है बेसिकली ये पूरे इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई किया जाता है. द पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, ये बेसिकली वो सब पर्सन है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ सब कॉन्ट्रैक्टर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, और एनी इंडस्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट में जो भी वर्कर काम कर रहा है वो सब इस एक्ट के अंदर आते हैं. दिस एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू द एम्प्लॉयड पर्सन ड्रॉइंग एवरेज वेजेस नॉट एक्सीडिंग 10,000. ये एक बहुत पुराना प्रीवियस रिकॉर्ड है जिसमें कि 10,000 की बेसिस पे जिन भी वर्कर की 10,000 तक और 10,000 से कम अगर सैलरी है वो इस एक्ट के अंदर आ सकते हैं. बट द न्यू अमेंडमेंट अंडर द 2017 में एक नया अमेंडमेंट आया. इन दिस पर्टिकुलर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 1936 में एक नया अमेंडमेंट आया. The government of India increased the ceiling limit to 24,000 per month. Now the instead of 10,000, 24,000 जिस भी वर्कर की सैलरी है वो सब वर्कर, जिस भी वर्कर की 24,000 है या उससे कम है, वो वर्कर those worker can get and can comes under this particular act. वो इस एक्ट के अंदर आते हैं. It means that worker can get the benefit of the payment of wages act. This meant the employees with the wages to the ceiling limit are covered under the act. बेसिकली जो मैक्सिमम लिमिट है वो 24,000 है. जिन भी वर्कर की 24,000 सैलरी है या 24,000 से कम है वो सब वर्कर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बेनिफिट्स को ले सकते हैं. अगर किसी की सैलरी 24,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो वो वर्कर इस पर्टिकुलर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे. इट मीन्स द वर्कर कैन नॉट बी गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, कि जो भी बेनिफिट्स उसको नहीं ले सकते. ओनली द वर्कर हु हैव सैलरी ऑफ 24,000 और बिलो, जिनकी सैलरी है वही इसका बेनिफिट ले सकते हैं. दिस इज द मेन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट. नाउ दिस इज द we have discussed in this particular session, and now all about the, thank you my dear student.